तो मैं ये भी आया कि कांग्रेस ने टीवी को सपोर्ट ऑफर किया है कि वी विल सपोर्ट यू, वी विल अलायंस विद यू, बट फादर ने वो बिल्कुल, बट कांग्रेस ने इलेक्शन रिजल्ट के बाद सपोर्ट दिया है, बट कांग्रेस की सिर्फ 5 सीटें आई हैं तमिलनाडु में। उन 5 सीटों को भी अगर हम ले ले तो 118 मेजॉरिटी नहीं पाएंगे। भी थी कि भाई इस बार चेंज आ सकता है, इस बार हम टीएमसी सरकार को हटा सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले अरविंद केजरीवाल एक मास्टर स्ट्रोक साबित होते जा रहे हैं बीजेपी के लिए। वो टीएमसी के लिए प्रचार करने जाते हैं, टीएमसी हार जाती है। वो डीएमके के लिए प्रचार करने जाते हैं, डीएमके हार जाती है। खुद के लिए प्रचार करने जाते हैं, खुद के हार जाते हैं। वो बोलते हैं हमारे एमएलए लीव नहीं करेंगे, वो लीव कर देते हैं। तो रहता है कि अगले साल अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी चुनाव जीतते हैं, बीजेपी चुनाव जीतती है, तो क्या योगी जी ही सीएम रहेंगे या फिर किसी और को सीएम बनाएंगे उनको पीएम बनाने के लिए? क्योंकि पीएम भी तो सीट जो योगी जी पीएम रहेंगे, सीएम रहेंगे या फिर पीएम बनेंगे? क्योंकि अगर सो हेलो, वेलकम टू इंडियन एक्सेस। मेरा नाम है स्वयं शर्मा और हमारे साथ हमारे अनंत मिश्रा जी। पहली बात तो अनंत, बात सबके सामने जहन में बैठ चुकी है कि इंडिया में जो इलेक्शंस हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल, प्योर ड्रामा, प्योर इंडियन पॉलिटिक्स का जो रूप देखने को मिला है वो इस बार देखने को मिला है। प्योर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो देखने को मिला है। तो पहले तो आनंद भाई ये बात है कि इंडियन इलेक्शंस अनप्रिडिक्टेबल निकले, तो इसमें क्या लगा, कुछ नहीं लगा? प्रेडिक्ट कर लिया था कि भाई बीजेपी आनी है इस बार, या फिर प्रेडिक्ट कर लिया कि विजय की पार्टी जो 2 साल पहले बनी है क्या कर दिया? जो भी है निकाल दे भाई देख, सबसे पहले तो कुडोज टू इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये अपनी सीआरपीएफ जवान, कुडोज टू देम। इतना बेहतरीन तरीके से, इतनी स्मूथली बंगाल में इलेक्शन कराना एक तो बहुत डिफिकल्ट टास्क। मतलब हम तो जैसे राजस्थान में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन इतने इजीली हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि भाई इलेक्शन होना इतना मुश्किल काम भी हो सकता है। क्योंकि हमारे पोलिंग बूथ पे तो एक भी पुलिस ऑफिसर ही नहीं होता है, बूथ ऑफिसर्स वगैरह ही अपना काम कर लेते हैं, तो इतनी स्मूथली हो जाता है। बट बंगाल में जो इलेक्शन कराना है, क्योंकि वो बांग्लादेशी बॉर्डर से कनेक्टेड है, प्लस जो टीएमसी है वो जानी गई है अपने गुंडास से, ठीक है, उनकी गुंडाई से, उनकी गुंडागर्दी से, उससे जानी जाती है, ठीक है। तो वहां पे फेयर इलेक्शन कराना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये बहुत बेहतरीन तरीके से कराया, और सिर्फ इलेक्शन नहीं कराया फेयर से, काउंटिंग भी उतनी फेयर तरीके से हुई है। हालांकि थोड़े बहुत दंगे हुए हैं, कोलकाता में हुए हैं और जगह भी हुए हैं कई दंगे, बट ठीक है, इतना डेथ नहीं हुई है एक भी। जो पिछली बार 58 के अप्रॉक्स डेथ हुई थी, इस बार एक भी डेथ नहीं हुई है, तो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। एक ये भी देखा गया था कि पिछले इलेक्शंस में 2021 में हुए थे, तो उसमें एक बहुत फेमस पिक्चर मीडिया के सामने आई थी कि एक बूढ़ी माँ थी जिसके पूरे यहाँ पे सूजा हुआ था, एंड शी वॉज बीटन बाय टीएमसी के गुंडे। क्योंकि शी वॉज द मदर ऑफ अ बीजेपी वर्कर। सो ये सब देखने को मिला था। इस बार सीआरपीएफ का भी एक्शन में देखने को मिला। 92-93% जो वोटर टर्नआउट मिला बंगाल के अंदर, माँ के बल था। अगर हम बंगाल की बात करें तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वोटर टर्नआउट का बिल्कुल ये रीजन भी हो सकता है, जो मतलब सीआरपीएफ ने इतनी सिक्योरिटी दी और वो सब, तो लोग बिना भय के गए, ये रीजन भी है। बट एक ये रीजन भी है वोटिंग टर्नआउट का, व्हाट इज एसआईआर, ठीक है। एसआईआर से वोटर्स इतने कम हो गए, उसकी वजह से वोटर टर्नआउट ज्यादा बढ़ गया। जो ऑथेंटिक वोटर्स हैं वो उनका ज्यादा बढ़ गया, और लोगों में एक उम्मीद भी थी कि भाई इस बार चेंज आ सकता है, इस बार हम टीएमसी सरकार को हटा सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले इलेक्शंस में तो लोगों को उम्मीद ही नहीं है, तो लोग वोट देने ही नहीं जाते। अब तो लोग अब अलग अलग स्टेट से गए वोट देने कि भाई हमारे बंगाल में चेंज होगा। तो पहले तो रिपोर्टेडली अलग अलग कंट्रीज से भी आते थे, इंटरनेशनल वोटर्स आते थे हमारे तो बंगाल की स्थिति क्या बिगड़ती है? विदाउट फ्लाइट आते थे ना, विदाउट वीजा, विदाउट फ्लाइट, सारे दुनिया भर के बंगाली आते थे बंगाल के अंदर वोट करने। खैर, और बंगाल का ये सीन नहीं है कि बंगाल में सिर्फ जो गुंडागर्दी चलती थी या फिर इमिग्रेंट्स आते थे। बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा सीन है, एक डेमोग्राफिक चेंज भी कई सालों से आया है। पहले जब सीपीआई की गवर्नमेंट थी यहाँ पर, जब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जो थे यहाँ के सीएम, उसके बाद ममता की रेवोल्यूशनरी एक गवर्नमेंट आई 2011 के अंदर, उसने विश्वास दिलाया कि बंगालियों को अलग अधिकार, अलग हक दिलाएंगे। लेकिन थोड़ा सा देखने को मिला कि ममता बनर्जी ने भी थोड़ा विश्वासघात कर लिया। तो ये सारी चीजें बंगाल की जनता जो है वो स्टेबिलिटी चाहती है, जो कि उसने देखने को मिली। ममता को भी टाइम दिया उन्होंने, सीपीआई को भी टाइम दिया, बीजेपी को भी दे देगी। नहीं, ये देखा गया है कि बंगाल की जनता जो एक किसी गवर्नमेंट को वोट करती है, उसके बाद इमीडिएटली उसको हटा नहीं देती। अब जैसे ममता जी आई, बंगाल में मोस्टली जो इलेक्शन जिसके ऊपर होते हैं वो होते हैं महिलाएं। महिलाओं का मत बहुत महत्वपूर्ण रहता है बंगाल में। जब ममता दीदी इनके महिलाओं के साथ खड़ी रही तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाई हम महिलाओं की प्रगति करेंगे। उससे महिलाओं की वजह से लेफ्ट जो था वो आज एक सीट पे आके रह गया, मात्र एक सीट आई है वामपंथियों की इस इलेक्शन में। उसके बाद ममता दीदी को 15 साल दिया, अब ममता दीदी के खिलाफ हो गई है महिलाएं, क्योंकि सेफ्टी इश्यूज है। जैसे मैंने पहले कहा है कि ओपन एयर जेल बन चुकी है, तो उसके चक्कर में अब भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिलाया, ठीक है, महिलाएं। और उनका मास्टर स्ट्रोक आरजीकर मेडिकल की जो रेप विक्टिम थी उनकी मदर, वो मास्टर स्ट्रोक रहा है। हालांकि बहुत अच्छा लगा वो जीत गई, क्योंकि इट इज लाइक अ जस्टिस डिलीवर्ड, ठीक है। तो वो उनका मास्टर स्ट्रोक रहा है। बंगाल की माओ ने उनसे कनेक्ट किया है, वो बंगाल की माओ की मसीहा बनी है।
तो उनसे इनको बहुत फायदा हुआ है। सेकेंडली बीजेपी ने एक अलग ही स्ट्रेटेजी अपनाई है। बीजेपी ने एक एक जो कार्यकर्ता है उसको 50-60 वोटर्स की जिम्मेदारी दी है कि उस एक कार्यकर्ता की इन 50-60 वोटर्स की जिम्मेदारी है, इनको अपनी तरफ कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी। एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल काम करी, बट बीजेपी ने ये चीज भी करी है कि उन्होंने अब सिर्फ अपर लीडरशिप से चुनाव नहीं लड़ा है, एक एक बूथ से चुनाव लड़ा है बीजेपी। एक ये भी देखा गया था ना कि बंगाल के अंदर अभी जैसे ईसीआई ने पूरा आश्वासन दिया था कि है ना यहाँ पे जो पीएन पे इलेक्शंस होंगे तो वो सबके लिए बहुत आरामदायक होंगे, वो सबकी सहूलती के हिसाब से। तो आप आ जा सकते हैं, आप एकदम से सिक्योरिटी वगैरह सीआरपीएफ सब तैनात थी। लेकिन जो फाल्टा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर जहांगीर खान का नाम जो सामने आया था, तो वो बड़ा चर्चा में आया था कि अजय पाल शर्मा वहाँ गए, उनको धमकाया कि आगे से गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वहाँ पे कंप्लेंट्स आ रही थी, जो अजय पाल शर्मा जो इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पे गए थे, आईपीएस के सिंघम कहलाते हैं, तो वो वहाँ पे गए थे, उन्होंने बोला था कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लोगों ने कंप्लेंट करी थी कि ये हमें धमका रहे हैं कि टीएमसी को ही वोट करना। फिर बाद में फाल्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही कुछ घंटों बाद देखा गया कि बीजेपी के साइन के सामने एक स्टिकर लगा, एक टेप लगा दी कि ब्लॉक करने के लिए उस साइन को। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करना अनंत, की ममता बनर्जी ने भी काफी सारे एक्यूजेशन लगाए कि जो जहां जो करीबन जगह थी 50-60-100 जगह थी जहां पे टीएमसी कुछ से लीड कर रही थी, तो ममता बनर्जी ने एक्यूजेशन लगा दिया कि यहाँ पर जो लीड कर रही है वहाँ पे वोटिंग, वहाँ पे जो काउंटिंग है वो स्लो कर दी है, स्पेशली ईसीआई ने। ईसीआई से तो वैसे ही उनकी खाई बैठी है, तो ईसीआई ने स्लो कर दिया। उसके बाद टीएमसी के सारे कार्यकर्ताओं से मेरी विनती है कि वहीं पर तैनात रहें और वहीं पर जुटें, और लोगों से भी विनती है कि आगे कुछ गलत होता है तो ये ईसीआई से मिला रहा है इसके लिए। तो बहुत सारी ब्लेम गेम वाली स्ट्रैटेजी जो है टीएमसी की वो यहाँ पे देखने को मिली। तो अब बंगाल का क्या रह गया अनंत, अब बंगाल में और क्या देखने को मिलेगा? एक ही चीज बची है बस कि ममता बनर्जी ने अपनी सीट खो दी है। हाँ। 8,000 के करीब के मार्जिन से जीत गए शुभेंदु अधिकारी। बहुत बड़ी चीज है। अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी सीट खोई थी उससे बड़ी चीज ममता बनर्जी ने खो दी है। सेकेंडली अरविंद केजरीवाल एक मास्टर स्ट्रोक साबित होते जा रहे हैं बीजेपी के लिए। वो टीएमसी के लिए प्रचार करने जाते हैं, टीएमसी हार जाती है। वो डीएमके के लिए प्रचार करने जाते हैं, डीएमके हार जाती है। खुद के लिए प्रचार करने जाते हैं, खुद के हार जाते हैं। वो बोलते हैं हमारे एमएलए लीव नहीं करेंगे, वो लीव कर देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल इज टर्निंग टू बी द नेक्स्ट राहुल गांधी। राहुल बिल्कुल गांधी बिल्कुल समाजवादी नेक्स्ट पार्टी राहुल के लिए गांधी करने गए बिल्कुल। थे, आरजेडी के लिए करने गए थे, वहां वो सब हार गए। तो और कुछ नहीं तो अपनी पार्टी कार्यकर्ता जैसे अशोक मित्तल जो उनके राज्यसभा से एमपी थे, उनके घर पे रहने गए तो उनके घर पे ईडी की रेड बढ़ गई। तो ही इज टर्निंग टू बी नेक्स्ट राहुल गांधी। तो यहाँ पे पूरी इंडिया अलायंस ही राहुल गांधी बन रही है धीरे धीरे। क्या हाँ, और पहले विपक्ष के पास जब चुनाव हारते हैं विपक्ष, एक ही चीज होती है, वोट चोरी ईवीएम, वोट यहाँ चोरी पे ईवीएम। देखने को ये भी मिलेगा कि ये सारे जो भी नेता है, यहाँ पे सारे लीडर है, ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी बोल दे या फिर डीएमके बोल दे या फिर हम और भी पार्टीज हो गई, जैसे यहाँ पर आरजेडी हो गई। तो सारी पार्टी जो भी अपने रीजनल पार्टीज है, तो ये जैसे अपने क्षेत्र में लड़ रही थी। अब जैसे ही इन्होंने राहुल गांधी की नेतृत्व में इंडिया अलायंस ज्वाइन करी है, उसके बाद से देखा गया एक रैपिड डाउनफॉल जो देखने को मिला है ना, वो गजब ही में देखने को मिला है। यानी मतलब आप कितने वोटों से हार सकते हैं। यहाँ पे पिछले इलेक्शंस में यहाँ पे टीएमसी का देखा गया था कि 80 के आसपास बीजेपी को जीतने को मिली थी। यहाँ पे उल्टा पड़ गया कि 80 के आसपास टीएमसी को मिली है, और टीएमसी पूरा रेसिप्रोकल हो चुका है। ये सारी चीज, ये सारा गेम जो है इंडिया अलायंस ज्वाइन करने के बाद, तो ये दिखता है कि आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर कोई भी रीजनल पार्टी जो भी अलायंस बना चुकी है, ये सारी तबाह हो चुकी है। बची है तो सिर्फ कम्युनिस्ट बची थी, कांग्रेस भी खुद का अस्तित्व नहीं बचा रही है ना। एक कम्युनिस्ट पार्टी बची थी जिसने अलायंस ज्वाइन नहीं करी थी, वो भी अपने आप में डूब चुकी है, इंडिया से साफ हो चुकी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। बंगाल ने साबित कर दिया यहाँ पर कि एक धीरे धीरे करके आपका जो ये क्लीन होता जा रहा है, एक झाड़ू लगती जा रही है, कैसे कैसे झाड़ू भी खत्म हो रही है, झाड़ू लगती भी जा रही है कि कैसे कैसे सारी पार्टी बीजेपी को छोड़ के जो है वो खत्म हो रही है। ऑपोजिशन बिल्कुल भी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भारत में बचा नहीं है। अब बिल्कुल नहीं। अब कांग्रेस खुद का भी देखो ना, असम में एकदम ही साफ हो चुकी है कांग्रेस, कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस के गौरव गोगोई जो एक सीएम फेस माने जा रहे थे, ही हैज बीन फिनिश्ड। वो अपना इलेक्शन हार गए। और ऐसा एक इंसान जिसके खुद के पापा जो एक सीएम रह चुके हैं स्टेट के, उस स्टेट में ही वो इतनी बुरी तरीके से हार जाते हैं, तो दैट डजंट मेक सेंस। और ये उनको एक देखना पड़ेगा कि भाई कांग्रेस में ऐसा क्या हो रहा है, उनकी वीक लीडरशिप है या उनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या है दिक्कत है कि कांग्रेस हर स्टेट से वापस जा रही है। बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बात है कांग्रेस के साथ देने वालों की। कांग्रेस खैर हर स्टेट से वापस चली जा रही, केरलम में जीत गई है, और केरलम का ये सीन रहा है हमेशा से। केरलम की जो जनता है वो या तो एलडीएफ या तो यूडीएफ, इन दोनों के अलावा कहीं जाने वाली नहीं है। तो एलडीएफ ये बोला सकता है कि कंप्लीटली गई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पत्ता साफ होते जा रहा है। जैसे हम एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखते हैं नक्सलाइट्स का, वो साफ हो चुका है भारत से। एक हम लेफ्ट विंग जो नॉन एक्सट्रीम है, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे 2011 में सीपीआई जो गवर्नमेंट थे बंगाल से जा चुकी है, आज हम देख चुके हैं कि यहाँ केरला से जा चुकी है, धीरे धीरे करके भारत से जाएगी, अच्छा होगा। तो ये बहुत सारी लेफ्ट इज क्लीन्ड फ्रॉम इंडिया ना। उनका केरला में वो बहुत कम बच्चे हैं, बंगाल में तो सब खत्म ही हो चुका है। लेफ्ट सदन में एक लेफ्ट का इन्फ्लुएंस रहता था, क्योंकि नर्दन से तो वो जा ही चुके थे, सदन में रहता था, एक बंगाल में रहता था, अब वहां से भी वो जा रहे हैं। कांग्रेस ने 10 साल बाद वापसी कर ली अपने केरलम में, विच इज अ गुड पॉइंट फॉर देम।
और एक और बड़ी बात है कि बीजेपी अपना खाता खोलने के लिए कामयाब रही है केरल में, जो ये कि बात है एक कि बड़ी न्यूज है। हाँ, बीजेपी खाता खोलने के लिए तैयार हुई है। एक बार देखा गया था कि केरला के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव थे मेरे हिसाब से, तो उसमें बीजेपी बहुत लीड में गई थी। ये देखा गया था, कुछ महीने पहले की बात है। तो ये बात देखने को मिलती है यहाँ पर कि जो जनरेशनल रियासत जो मिलती है लोगों को, जैसे डीएमके में हम ले लें एम के स्टालिन, तो जो करुणानिधि जो कई बार सीएम बन चुके थे तमिलनाडु के, उनके बेटे एम के स्टालिन जो सीएम बने एक और बार तमिलनाडु के, तो इन्हीं की पार्टी पहले स्थान पे नहीं दूसरे स्थान पे आई है। और दूसरे स्थान पे भी क्या कि एआईडीएमके अब को सुन टक्कर दे रही है। वो सुन 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 एआईडीएमके स्टे- तमिलनाडु में हम देखने को मिले कि जैसे करुणानिधि थे। करुणानिधि लाइक 60s से बहुत एक्टिवली, मतलब डोमिनेंस जो होता है ना तमिलनाडु के अंदर, वो था करुणानिधि का। करुणानिधि के साथ टक्कर देने वाली एक थी जयललिता जो एआईडीएमके थी। तो एआईडीएमके की जब उनकी मृत्यु होती है, बल्कि डीएमके पे एक्यूजेशन लगाया था, अगर ध्यान हो तो, जो तमिलनाडु विधानसभा के अंदर उनकी साड़ी खींची गई थी, और वो डीएमके के नेता थे। करुणानिधि और जयललिता की पार्टी एआईडीएमके और डीएमके, तो इन दोनों में जो पीएस राइवलरी चलती है ना, तो एक चलती गई है। अब करुणानिधि के बेटे बने एम के स्टालिन सीएम। एम के स्टालिन सीएम बन चुके, इसके बाद देखने को क्या मिलता है कि एआईडीएमके जिनका खात्मा हो चुका था जयललिता के आफ्टर शी पास्ड अवे 2016 में, एआईडीएमके की स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं बनानी थी। लेकिन आज क्या देखने को मिलता है, भले ही डीएमके सेकंड स्थान पे आई है, भले ही टीवी के जीत चुकी है मेजोरिटी, ऑलमोस्ट 50% जीते टीवी के ने, लेकिन हम ये बात करें कि अगर डीएमके एआईडीएमके के बराबर है, जो एआईडीएमके लगभग फिनिश हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी तमिलनाडु के अंदर से, उनका डोमिनेंस खत्म हो चुका था, वो उसके बराबर पहुंच चुकी है, तो डीएमके का डाउनफॉल देखिए अगले इलेक्शन में तो क्या आ जाएगी। ये सारी चीजें तमिलनाडु के जो इलेक्शन है उसके बारे हाँ में नहीं, बट द मैन टू टॉक इज टीवी के विजय थालापति। लॉन्च होते ही पहला इलेक्शन लड़ रहे थे अपने, और 108 सीटें ली हैं। मतलब बिल्कुल मेजोरिटी से रहे हैं, 10 सीटें कम रही हैं। 118 मेजोरिटी होती है 234 सीट्स में से, तो 10 सीटें कम रही हैं। बट इलेक्शन अपना तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जीते ही जीते हैं, और बहुत अच्छे से जीते हैं। पर पूरी पार्टी जीती है उनकी। और साउथ में ये हमने ऑब्जर्व भी किया है कि जो हीरोज वगैरह होते हैं, तमिलनाडु में स्पेशली जो हीरोज वगैरह होते हैं, उनको एक एज मिलता है। वो मतलब वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा रहता है। और विजय थालापति वॉज एट पीक ऑफ हिज करियर, और उसमें उनने पॉलिटिक्स में एंटर किया। और पॉलिटिक्स में आते ही प्रशांत किशोर की जो चीज थी, बिहार इलेक्शन में उनको सीट्स ही नहीं मिली, तो उससे लग रहा था कि कोई भी जो न्यू कमर है उसके लिए सर्वाइव करना इंडियन पॉलिटिक्स में इज नॉट इजी। और टीवी के ने बता दिया कि हम जीत भी सकते हैं, अपना सीएम भी बना सकते हैं। नहीं, यहाँ पे दो बात आती है ना कि टीवी के का क्या सीन है कि एक्टर का ऐसा है कि आप चलिए नॉर्थ में चलिए, साउथ में चलिए। साउथ में थोड़ा एक्टर को ज्यादा पूजा जाता है, लेकिन ये बात है कि जैसे ये पवन कल्याण है। पवन कल्याण ने एकदम एक नया चेहरा बन के आया है। पहले फियर्स एग्रेसिव यंग मैन आर्मी की तरफ से, वन मैन आर्मी की तरफ से लड़के आए, आई एम अनअपोलोजेटिक हिंदू, ये उनका स्टेटमेंट था। आज पवन कल्याण को ज्यादा लोग पूछते नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही नहीं आ रहा, उनका ना स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ना उनके जितने काम आ रहे हैं। थोड़ा बहुत पूछते हैं क्योंकि वो ही इज एन एक्टर। हम ले ले बात कमल हसन की। कमल हसन भी पॉलिटिक्स में आए थे। कमल हसन पॉलिटिक्स में आके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय क्रश हो चुकी थी, वो फेल हो चुके थे। अंत में आके उनको अभी मेंबर हैं, लेकिन नहीं चलते वो। बात फर्क इतना है कि बात करी थी प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर की मैं बात बता दूं, जो बिहार में इतने गंदे वाले हारे थे, एक भी सीट नहीं मिली थी उनको। लेकिन यहाँ पर बात आती है प्रशांत किशोर की, ही इज अ किंग मेकर। किंग मेकर, ही इज एन एडवाइजर। एडवाइजर क्यों बोलूंगा कि वो पहले डीएमके में एज एन एडवाइजर के काम में लगे थे, ठीक है। बाद में क्या होता है, जब वो खुद की पॉलिटिक्स स्टार्ट करने पे आए, तो डीएमके ने बहुत, प्रशांत किशोर कैसे भी व्यक्ति हो, पॉलिटिकली कैसे भी एक्टिव हो, ही इज अ प्योर बिहारी। वो बिहार के जो नेतृत्व में जो जुड़े हुए हैं, बिहार के जो प्रोग्रेस के लिए, बिहार जो सेंटिमेंट्स उनके जुड़े हुए हैं, उसको पूरी तरह से डीएमके ने हर्ट किया था। ये कह के कि डेंगू मलेरिया कह के, या फिर ये बोल के कि जो बिहारी लोग हैं वो यहाँ पे टॉयलेट साफ करते हैं, जो एम के स्टालिन के बेटे ने बोला था। तो ये सारी बातें जो है, एक प्रशांत किशोर का भी बहुत एग्रेसिव जो इसका रिबटल आया था, तो वो बहुत एग्रेसिव था। वो बहुत निराश थे डीएमके के इस नेतृत्व से, तो इस स्टेटमेंट से। तो इसके बाद क्या होता है कि वो टीवी के की तरफ अपना झुकाव ज्यादा लगाते हैं प्रशांत किशोर। एंड रिपोर्टेडली प्रशांत किशोर ऑल्सो वॉज वर्किंग एज एन एडवाइजर टू विजय। अब यहाँ पर ही वर्कड एज एन एडवाइजर टू विजय। व्हाट इट वर्कड एज कि टीवी के वन बाय अ बिग मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट नियर टू 50%। तो इट इज प्रूवन कि प्रशांत किशोर माइट नॉट बी अ गुड पॉलिटिशियन, बट ही इज अ डैम गुड किंग मेकर टू अ पॉलिटिशियन। हाँ, मतलब यही बात होगी कि चाणक्य खुद राजा नहीं बन सकते, चाणक्य चाणक्य ही रहेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बनता। बिल्कुल। हाँ नहीं, बट डीएमके के जो उनके एंटी रिलीजियस स्टेटमेंट्स रहते हैं, वो भी उनके खिलाफ काम करें, एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ काम करें। टीवी के और विजय थालापति का शुरू से स्टैंड रहा है कि वी आर नॉट, मतलब हम एक अपोजिशन में नहीं है अबाउट रिलीजन, ठीक है। हम रिलीजन फॉलो करते हैं, हम हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। बट अब देखने वाली बात ये रहेगी कि टीवी के किसके सपोर्ट से अपनी सरकार बनाती है। सुनने में और खबरों में ये भी आया कि कांग्रेस ने टीवी के को सपोर्ट ऑफर किया है कि वी विल सपोर्ट यू, वी विल अलायंस विद यू। बट फादर ने कांग्रेस को फादर ने वो बिल्कुल, बट कांग्रेस ने इलेक्शंस रिजल्ट के बाद सपोर्ट दिया है। बट कांग्रेस की सिर्फ 5 सीटें आई हैं तमिलनाडु में। उन 5 सीटों को भी अगर हम ले तो 118 मेजोरिटी नहीं पा रहे।
तो उनके पास एक ही रास्ता बच जाता है कि वो एडीएमके के पास जाएं, और एडीएमके की विदाउट बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, टीवी के ने क्लियर कर दिया था पहले। पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीजेपी की मात्र एक सीट आई और एडीएमके विदाउट बीजेपी से टीवी के में जा सकती है और वो मिलकर सरकार बना सकते हैं, वहां से उनकी मेजोरिटी आ सकती है। हाँ, सो अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट असम इलेक्शन। Yeah. ग्रेट इलेक्शंस, ग्रेट विन फॉर हेमंत बिस्वा शर्मा और क्रश्ड लॉस फॉर कांग्रेस। The heartbreak for पवन खेड़ा, in fact. पवन खेड़ा और जो लड़ाई चली थी पवन खेड़ा और हेमंत बिश्वा शर्मा की। तो मतलब असम में तो हेमंत बिस्वा और एक उनका जेंजी से जो कनेक्ट है, मतलब डाइट कोक देते हैं, डाइट कोक पी लेते हैं, नॉर्मल कोक देते हैं वो पी लेते हैं, कभी आइसक्रीम खाते हैं, कभी सुपारी खाते दिख रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, फिर जेंजीज के साथ कॉन्सर्ट कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो वो जो जेंजीज से जो कनेक्ट है वो भी एक बहुत काम आया है असम में उनके लिए। सेकेंडली जो गौरव गोगोई है, जिनके खुद के पापा सीएम रह चुके हैं ऑफ असम, वो हार रहे हैं। इट इज अ बिग थिंग। सीएम चेहरा हुआ मतलब थे इस इलेक्शन में कांग्रेस का गौरव गोगोई, और वो हारते हैं। मतलब ये पहले से तय था कि बीजेपी ही जीतेगी, ये अनुमानित था और सबको पता था। इसमें लाइक सचिन पायलट जिनके पिताजी राजस्थान पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे, तो वो राजस्थान में हारे तो बहुत बड़ी बात होती है। सेम गौरव गोगोई का सीन है। लेकिन हमें ये देखें कि असम के अंदर जो हेमंत बिश्वा शर्मा की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि असम के अंदर हम देखें डिटेंशन सेंटर्स जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के, ठीक है, और एंड माइट नॉट सूट टू द ह्यूमन राइट्स, बट द कंडीशन ऑफ द डिटेंशन सेंटर्स और जिस तरीके से उन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को ट्रीट किया जाता है, इट माइट साउंड इनह्यूमन, बट इट इज कह सकते हैं कि अगर आप आते हैं इलीगली आते हैं तो इट्स योर ओन रिस्क, एंड इट्स योर ओन रिस्क, तो आपको ट्रीट भी वैसे किया जाएगा। अब हेमंत बिश्वा शर्मा और यहाँ पे गौरव गोगोई में फर्क क्या है यहाँ पे, कि गौरव गोगोई एंड हिज पार्टी हैव मेड dozens of statements supporting the Bangladeshi immigrants कि फॉर एग्जाम्पल कि वो भी इंसान ही है, तो उनको ट्रीट कैसे किया जाता है वहाँ, उनको आप इतना रेडिकल वे में क्यों बोल रहे हो, इतना गंदे विचार, इतने बुरे विचार उनके प्रति क्यों रख रहे हो आप। हेमंत बिश्वा शर्मा को बोला जाता है वो हेमंत बिश्वा शर्मा ऐसे इंसान है कि वो ही इज अ विदाउट फिल्टर गाय, तो वो फिर बोलते हैं कि मुल्ला मौलवी को नहीं फेंकेंगे, यहाँ से निकालेंगे, जो भी इनको है उनको रुपए कम दो, तो कुछ कैसे ऐसे स्टेटमेंट उनको देखने को मिलते हैं। तो जितना ही कांग्रेस इज मोर सपोर्टिव टुवर्ड्स द मियाज, हेमंत बिश्वा शर्मा के पर्सपेक्टिव में मियाज जो है वो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स है, सो जितने कांग्रेस आर सपोर्टिव फॉर द मियाज, उतने ही रेडिकल इज हेमंत बिश्वा शर्मा फॉर देम। सो दैट्स द डिफरेंस। एंड असम की जनता ने ये चुना कि इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि हम गौरव गोगोई जिनके पिताजी पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, कभी सीएम भी रह चुके हैं असम के, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अपने जो टेरिटरी है उसको थोड़ा साफ रखें, उसको थोड़ा दूर रखें इनसे। दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स नथिंग एल्स। हाँ, तो मतलब कांग्रेस को अपनी जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो चेंज करनी पड़ेगी, और कांग्रेस को नहीं पूरा अपोजिशन को। अब हम ये देख रहे हैं अपोजिशन के जो बड़े बड़े लीडर्स, अरविंद केजरीवाल लॉस्ट, ममता बनर्जी लॉस्ट, असम में गौरव गोगोई चेहरा थे वो हार चुके हैं, स्टालिन हार चुके हैं। तो ये जो बड़े बड़े लीडर्स हार रहे हैं वो उनको देखना पड़ेगा। और इससे एक बड़ी चीज भी सामने आती है कि अब जो इंडिया अलायंस बना था, उनको अब ये वो शायद अब ये समझेंगे कि उनको एक होकर लड़ना पड़ेगा। ये जो सेंटर में तो एक होकर लड़ लेते हैं और फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जो स्टेट इलेक्शन आते हैं उनमें अलग हो जाते हैं, वो उनको नुकसान दे रहा है। तो क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हमें कांग्रेस प्लस टीएमसी चुनना है या कांग्रेस या टीएमसी चुनना है, और ऐसे बाकी स्टेट्स में भी वही है कि आप अब ओवरऑल की मैं बात करूँ ना भारत के इलेक्शन में, असम की, वेस्ट बंगाल की या फिर तमिलनाडु की, तो यही रह जाता है आखिर में कि भले ही आप खेसारी लाल यादव को बुला ले वेस्ट बंगाल में शर्ट ओपन करा के कि हम यहाँ पे रैली करने आए दीदी के लिए, भले ही आप अरविंद केजरीवाल को तमिलनाडु तक बुला ले, अरिजीत सिंह को बुला लो, किसी को भी बुला ले, आप ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि आप यहाँ की जनता का कोई भी विकास, आप जनता की जो वोट है वो जीत पाएंगे। कहा गया था वेस्ट बंगाल इलेक्शन वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर, एंड इट वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन ममता बनर्जी गवर्नमेंट एंड बीजेपी, बिकॉज की ममता बनर्जी की सरकार जो है पूरी तरह से धुत हो चुकी है इस चीज में कि शी वांट्स टू स्टे इन पावर, और बाय स्टेइंग इन पावर शी नीड्स द वोट, चाहे किसी को भी अपील करना पड़े। आई जस्ट वांट टू करेक्ट यू, ममता बनर्जी की पूर्व सरकार, ममता कंप्लीटली एग्रीड आनंद। तो यही बात है कि ममता बनर्जी की पूर्व सरकार थी या फिर डीएमके की प्रेजेंट सरकार थी, लोगों का ये आर्गुमेंट था इसके लिए कि 11% ग्रोथ रेट देखने को मिली ओवरऑल, नेशनल ओवरऑल से तो कम होनी चाहिए, फिर भी डीएमके को नहीं जिताया, ब्ला ब्ला, एंड ध्रुव राठी जी के भी हमें ट्वीट्स देखने को मिले एज एक्सपेक्टेड। सो ये सारी चीज़ें देखने को मिली कि कैसे ना कैसे लोगों का जो आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस है वो बीजेपी की तरफ झुकाव है। अब आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस तो ठीक है, लेकिन अगर हम एक मीडिएटर की तरफ से बात करें, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात करें, तो बीजेपी पे ये भी एक आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए कि जो बिखरा है, जो खराब हुआ है उसको संभाले। असम में आपकी सरकार थी, आप संभाल रहे थे इतने सालों से, आप संभालेंगे और आगे। वेस्ट बंगाल में जो पिछले कई सालों से, पिछले 30-35 सालों से या उससे ज्यादा जो सीपीआई या फिर टीएमसी ने बर्बाद करके रखा है, कलकत्ता जिसको सिंगापुर ने जिसको इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ाया था, उस स्टेट, उस सिटी को आप कैसे बेहतर करते हैं। आपने जो बताया रविंद्रनाथ टैगोर की जो स्टेट है उसको कैसे आप बढ़िया बनाते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेम गोस पर तमिलनाडु के अंदर टीवी की सरकार है जो 2 साल पहले ही जिसने पार्टी फॉर्म करी है, तो उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप सारी कम्युनिटीज को साथ में लेकर चलें, क्योंकि डीएमके जो था उसकी एक आइडियोलॉजी थी पेरियार को लेकर, पेरियार को भगवान मानते थे वो, एंड पेरियार हैड अ वेरी वेरी बैड आइडियोलॉजी अबाउट ब्राह्मण्स, देन इफ यू किल ऑल द ब्राह्मण्स, इफ द मेजॉरिटी किल 3% ऑफ द ब्राह्मण्स, मेजॉरिटी शैल स्टिल प्रिवेल। तो ये बहुत ही एक गिरी हुई एक आइडियोलॉजी थी डीएमके की, उनके जो आइडियल है उनकी, तो शायद टीवी के उसको संभाल पाए, उसको एक मेंटेन करेगी या फिर उसको ब्रेक डाउन करेगी, ये देखना पड़ेगा। तो केरला के अंदर यूडीएफ की गवर्नमेंट बन चुकी है, क्या चलता है? हाँ मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये हर स्टेट में देखा गया है कि बीजेपी
बहुत अपनी जो स्टेट जीत जाती है उसको होल्ड करने में बहुत सक्सेसफुल रहे। लाइक एमपी हो गया, फिर अपना उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल को करेगी, असम को कर रही है। तो जो इलेक्शन जो स्टेट वो जीत जाती है उसे अपना गढ़ बना लेती है। गुजरात तो है ही उनका गढ़, एक्सेप्ट राजस्थान में तो हर बार गवर्नमेंट बदलती है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस फिर बीजेपी, ऑल्टरनेटिव ही रहता है। बट बाकी जो है बाकियों में वो अपना गढ़ बना लेती है और वो उसको वापस से अपने उसमें लाने के लिए कामयाब रहती है। तो अब देखना होगा कि क्या बंगाल में भी सेम चीज रहेगी। सेकेंडली, जो अब साउथ की पॉलिटिक्स में बीजेपी का राइज हो रहा है, तो वो कैसा कितना तेजी से होगा और कब होगा, एकदम 100% की भाई अब केरला में हम देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनी, तो वो कब करेगी। और एक और चीज है कि जो साउथ है वो लोकल पॉलिटिक्स है, वो लोकल पॉलिटिक्स से चलता है, सेंट्रल पॉलिटिक्स से नहीं चलता है। तो उसके लिए उनको बहुत डिफिकल्टी होगी। एंड जो विजय थालापति को विश्वास लगा के जो लोगों ने वोट किया, तो क्या वो उस विश्वास पर रहेंगे। द्रविड़न जो आइडियोलॉजीज का खात्मा हुआ है, तो वो क्या चीजें कंटिन्यू रहेगी या फिर वापस से तमिलनाडु अगले साल डीएमके या एडीएमके के ऊपर आ जाए। तो फाइनल ये बात है, कंक्लूजन में ये बोलूंगा कि असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, अब 2027 हैज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। व्हाई? क्योंकि बीजेपी ने ट्वीट करा अभी फिलहाल में हाल ही में कि जैसे बिहार के बाद उन्होंने उस पर रीट्वीट किया था कि नेक्स्ट बंगाल के उसके ऊपर रीट्वीट किया उन्होंने एक और बार कि नेक्स्ट तेलंगाना। अगले साल हमें देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश, गोवा और भी काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस देखने को। तो एक भारत जोड़ो यात्रा थी, एक भारत जोड़ो नैरेटिव था जो राहुल गांधी ने बनाया था, और एक भारत जोड़ो नैरेटिव है जो नरेंद्र मोदी की सरकार बना रही है, जो जिसमें कंप्लीट बीजेपी के भगवा रंग का भारत दिखेगा। आपको सारी स्टेट देखने को मिलेगी जो बीजेपी गवर्नमेंट होगी। तो ये सारी एक रणनीति स्ट्रेटेजी है अमित शाह की और नितिन नवीन की जो देखने को मिलेगी यहाँ पे आगे चल के नरेंद्र मोदी की। तो आनंद इसके बारे और में एक और सवाल रहता है कि अगले साल अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी चुनाव जीतते हैं, बीजेपी चुनाव जीतती है, तो क्या योगी जी ही सीएम रहेंगे या फिर किसी और को सीएम बनाएंगे उनको पीएम बनाने के लिए? क्योंकि पीएम भी तो सीट देख रहे हैं, पीएम रहेंगे, सीएम रहेंगे या फिर पीएम बनेंगे। क्योंकि हाँ। अगर उत्तर प्रदेश में अगर उनको देश का पीएम बनाना है अगला, क्योंकि मोदी जी ऑब्वियसली उनका लास्ट टर्म है, ही इज नॉट अ धोनी, तो ऑब्वियसली उनका लास्ट टर्म होगा। और अगर उनको इस बार अब पीएम बनाना है तो वो शायद ये सीएम की गद्दी अगले साल अगर बीजेपी जीतती है तो वो नहीं संभालते। परफेक्ट है। तो अंत में ये होगा कि